अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब ठीक होंगे। तो आज से हम SSP2 की लेक्चर सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैं बुक फॉलो करूंगा M.A. वहाब की, R.K. पुरी और चार्ल्स किडल की। तो ये तीनों बुक्स को मैं फॉलो करूंगी। इनकी कोर्स आउटलाइन जो पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती हैं उन्हें HEC के मुताबिक। तो SSP2 का कोर्स जो है वो स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट जो लेक्चर होगा वो होगा फ्री इलेक्ट्रॉन इन क्रिस्टल, हमारा चैप्टर है फर्स्ट। तो आज हम इसको स्टडी करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला पूरी HEC की जो कोर्स आउटलाइन है उसके मुताबिक SSP2 की पूरी जो लेक्चर है वो आपको इंशाल्लाह ताला मिलेंगे। तो इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता जो प्रॉब्लम सोल्यूशन होंगे वो भी आपको मिलेंगे। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन क्रिस्टल। तो मेटल्स आर ऑफ गुड ग्रेट इंपॉर्टेंस इन अवर डेली लाइफ। जैसा कि आप जानते हैं मेटल्स में करंट पास करता है, तो मेटल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेटल्स आर करेक्टराइज्ड बाय कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टीज, ग्रेट फिजिकल स्ट्रेंथ, हाई डेंसिटी। मेटल की डेंसिटी हाई होती है, उनमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रिक एंड थर्मल कंडक्टर्स होते हैं। The explanation of these properties is important to the physicist who is interested in understanding the microscopic structure of materials. These properties can be explained by assuming that the metal contains a large concentration of essentially free electrons. जैसे कि आप जानते हैं कि जो मेटल्स होती हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एक पूरा समंदर होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेटल्स में जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं वो कम्प्लीटली फील्ड नहीं होते, तो वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो न्यूक्लियस से काफ़ी दूर होते हैं, जिसलिए उनमें न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान फोर्स अट्रैक्शन वो वीक हो जाती है। इसलिए वो भी क्या करती हैं, वो एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन वो मूव करते हैं। लेकिन ये बात आपने याद रखनी है कि जो मेटल की लैटिस है, यानी जो एटम की रेंज, उससे वो बाहर नहीं जाएंगे। एटम की रेंज के अंदर ही वो फ्रीली मूव करेंगे, एटम को छोड़ के नहीं जाएंगे। क्योंकि जब वो एटम को छोड़ के जाएंगे तब फिर वो कम्प्लीटली वो आज़ाद हो जाएंगे और जो एटम वो आयन बन जाएगा। लेकिन मेटल्स में ऐसा नहीं होता। मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव तो करते हैं लेकिन वो एटम को छोड़ के नहीं जाते। तो फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स क्यों मूव करते हैं? क्योंकि एटम के जो जितने भी मेटल्स होते हैं इनका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह ही है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से काफ़ी दूर होती हैं, इसलिए फोर्स अट्रैक्शन वो कमज़ोर हो जाती है। इसलिए वो फिर एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो मूव करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है फ्री इलेक्ट्रॉन गैस। इन फ्री इलेक्ट्रॉन गैस द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर अज्यूम्ड टू बी फ्री। तो फ्री इलेक्ट्रॉन गैस में हम क्या अज्यूम करते हैं, हम क्या कंसीडर करते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, वो फ्री हैं, एक्सेप्ट फॉर द पोटेंशियल ऑन द सरफेस। अब लेट्स सपोज कर रही है हमारे पास एक मेटल की रॉड है, तो वो कहते हैं कि इसके अंदर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे वो फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स में शो कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, फ्रीली यहाँ पर मूव कर रहे हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का पूरा समंदर होता है मेटल के अंदर। तो ये मेटल की जो लैटिस होती है, ठीक है। तो वो कहता है कि मेटल के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, फ्रीली मूव करेंगे, बट एक्सेप्ट फॉर द पोटेंशियल ऑन द सरफेस। तो इस सरफेस को वो एस्केप करके वो बाहर नहीं जा सकते, ये यहाँ पर वो बाहर नहीं निकल सकते। तो ये जो सरफेस है ये वाली, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो क्या करता है, इनको कैद कर देता है। ये जो सरफेस का जो पोटेंशियल है ये इनको बाहर नहीं जाने देता, जिसको हम क्या कहते हैं, सरफेस पोटेंशियल कहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कौन सा केस बन रहा है, जो क्वांटम मैकेनिक्स में आपने पढ़ा था, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। उसमें क्या होता है, उसमें जो वॉल्स होती है वहां पर इनफाइनाइट पोटेंशियल होता है और इसके अंदर क्या करता है, पार्टिकल अलोंग द एक्स डायरेक्शन वो मूव करता है। तो वो जो वॉल्स होती है वो चूंकि इनफाइनाइट पोटेंशियल होती है, इसलिए वो वॉल को क्रॉस करके बाहर नहीं निकल सकता, उस वेल के अंदर क्या करता है, मूव करता है। तो सेम केस यहाँ पर भी है। तो ये एक वेल बन रहा है, इसके सरफेस पे ऊपर नीचे लेफ्ट साइड यहाँ पर पोटेंशियल है,
तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ से स्केप आउट नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर एज अ फ्रीली इलेक्ट्रॉन वो मूव करेंगे। क्यों मूव करेंगे? क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स अट्रैक्शन कम है, लेकिन इतनी कम नहीं है कि वो इस बैरियर को तोड़ के बाहर निकल जाए। तो ये केस इनफाइनाइट पोटेंशियल वाला बन रहा है। According to this idea, the conduction electrons or free electrons move about inside the specimen much like the molecules in an ideal gas। वो कहते हैं जैसे कि आइडियल गैस में मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, तो सेम ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स है वो स्पेसिमेन के अंदर वो मूव करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस वी स्पीक ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन गैस। इस वजह से हम इन्हें क्या वो कहते हैं, इसलिए हम इन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। Now the question may arise that how an electron becomes free। तो ये आपके ज़हन में क्वेश्चन आया होगा, पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों बनते हैं। तो इसका आंसर आपने लिखना है the answer to this question is as follows: the electrons do interact with the ions through Coulomb interaction। तो यहाँ पर उसने आयन का वर्ड यूज किया। तो आयन का वर्ड आप इसलिए यूज कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूर है, तो इसलिए हम इनको एज आयन कंसीडर कर सकते हैं। तो जो न्यूक्लियस होता है और उनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके दरमियान कोलम इंटरेक्शन वो होता है, जिसको हम कहते हैं फोर्स अट्रैक्शन। तो क्वांटम इफेक्ट यहाँ पर क्यों एप्लीकेबल होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड काफ़ी हाई होती है, इसलिए यहाँ पर क्वांटम इफेक्ट होगा। क्वांटम इफेक्ट इंट्रोड्यूस एन एडिशनल रिपल्सिव पोटेंशियल। तो कॉलम इंटरेक्शन क्या कर रहा है? उसको फोर्स अट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन जो क्वांटम इफेक्ट है वो उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है? रिपल्सिव पोटेंशियल वो उसको प्रोवाइड कर रहा है, विच टेंड्स टू कैंसिल द कॉलम अट्रैक्शन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है और वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है, लिहाजा जो कॉलम इंटरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा वीक है, इसलिए जो रिपल्सिव पोटेंशियल है वो उसको क्या कर देगा? ओवरकम कर देगा। द नेट पोटेंशियल इज नाउन एज सीडो पोटेंशियल इज मच वीकर एंड हेंस इलेक्ट्रॉन्स बिकम फ्री। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? फ्री हो जाते हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। The explanation of the properties by assuming the electron to be free in metals is due to the model known as free electron model। तो ये कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया? फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल उन्होंने पेश किया। तो दो तरह के हमारे पास मॉडल, एक है क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल और दूसरा क्वांटाइज फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। तो सबसे पहले क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल पेश हुआ था, तो आज हम यही पढ़ेंगे क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। तो आज का हमारा लेक्चर बस यही होगा क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल के बारे में। क्लासिकली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल इज वन इन विच क्लासिकल कंसेप्ट्स आर बीइंग यूज्ड। तो इस मॉडल में हम क्या यूज करेंगे? क्लासिकल कंसेप्ट को हम यूज करेंगे। क्योंकि क्लासिकल के जो कंसेप्ट है फिर वहां पर हमने क्लासिकल मॉडल में क्लासिकल ही कंसेप्ट को हमने यूज करना है। इस सेटिंग में प्रॉब्लम आ रही है वर्ड में, अब ठीक हो। तो सबसे पहले देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। तो पहला हमारा मॉडल है ड्रूड मॉडल। ड्रूड मॉडल दिस मॉडल इज ड्यू टू द जर्मन साइंटिस्ट ड्रोड। तो ये ड्रोड ने पेश किया था, ये जर्मन
साइंटिस्ट था. दिस मॉडल वाज इंट्रोड्यूस इन द अर्ली 20th सेंचुरी. तो अर्ली 20th सेंचुरी में ये पेश हुआ था. तो देखिए जो भी मॉडल होता है उसकी नहीं कोई ना कोई एजम्पशन जरूर होती हैं. जिसने क्या एजम्पशन किया था, ड्रोड मॉडल इज बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग एजम्पशंस. ही अप्लाइड काइनेटिक थ्योरी फॉर द फ्री इलेक्ट्रॉन गैस. क्योंकि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या कहती है कि वो क्लासिकल ये थ्योरी एजम्पशंस पे बेस करती है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी. तो जिस तरह आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं इसलिए उसने इसको क्या करना है वो कंसीडर किया. आइडियल गैस वाला वो उसने केस है वो कंसीडर किया और इसको बाद काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी अप्लाई कर दी. ऑल इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल विद द सेम थर्मल स्पीड. जैसे कि आप जानते हैं कि थर्मल स्पीड उनकी हर इलेक्ट्रॉन की सेम नहीं होती क्योंकि जब कोलाइड होती हैं तो वो उनकी स्पीड वेरी कर जाती है. लेकिन इसने क्या ज्यूम कि इसने कहा कि सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम थर्मल स्पीड से मूव कर रहे हैं. थर्ड पॉइंट है बिटवीन टू कोलिजन्स द कोर्स डू नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन. तो जो मेटालिक कोर्स होते हैं जैसे ये वाला, ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रॉड है तो इसका ये कोर, ये जो साइड होंगे इनको हम क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं. वो कहते हैं ये कोई वो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स नहीं लगाएंगे. दिस इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन. देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स. तो एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है तो वो क्या कर रहे हैं कि इनके दरमियान कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, कोई रिपल्शन की फोर्स नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा. दे इलेक्ट्रॉन ओबे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन. तो जो न्यूटन के लॉज है वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन उसको ओबे करेगा. द मीन फ्री टाइम और कोलिजन टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. जैसे कि आप जानते हैं कि जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तो वो जल्दी कोलाइड कर जाएगा, जिसकी वेलोसिटी कम होगी वो लेट कोलाइड करेगा. तो उसने बोला है कि वो जो वेलोसिटी पे इंडिपेंडेंट है, कोई वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही. इट मीन सबका जो मीन फ्री टाइम है वो क्या होगा, सेम होगा. दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट रिलैक्सेशन टाइम. तो ड्रोड मॉडल ने क्या किया था, कुछ कौन सी ऐसी चीजें थे जिसको उसने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया. तो उसको हम बोलेंगे सक्सेसेस ऑफ ड्रोड मॉडल, जो उसने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया. द फॉलोइंग आर द सक्सेसिव फीचर्स ऑफ द ड्रोड मॉडल. तो सबसे पहले ओम्स लॉ उसने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था. द मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ इज V is equal to IR. दिस फॉर्म डिमांड्स R to be constant. तो ये मॉडल क्या कहता है कि हमारा जो R होना वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए. ठीक हो गया. द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ इज. तो ओम्स लॉ की माइक्रोस्कोपिक फॉर्म क्या होती है, E is equal to minus rho J. तो F हमारे E हमारे पास क्या होता है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और J हमारा क्या होता है, करंट डेंसिटी होता है, और rho क्या होता है, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल होता है. तो सिंपली अभी ये कह सकते हैं कि ये भी ओम्स लॉ की एक फॉर्म है जो हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम यूज करते हैं. द इक्वेशन डिमांड्स rho टू बी कांस्टेंट. तो जैसा कि V is equal to IR है ये वाली फॉर्म, तो इसमें क्या डिमांड करता है कि R कांस्टेंट होना चाहिए, और ये सेकंड फॉर्म है ओम्स लॉ की. तो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें हमारे पास जो रो है ये हमारा क्या होना चाहिए, हमारा कांस्टेंट होना चाहिए. तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो V को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो J है वो हमारा करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो रो है वो हमारा R को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये दोनों फॉर्म्स ओम्स लॉ की आपने पढ़ी है. ये फॉर्म आपने इलेक्ट्रोडायनामिक्स के चैप्टर नंबर 5 में, चैप्टर नंबर 6 में मिल जाएंगी. चूंकि ड्रोड ने कंसिडर किया था कि जो इलेक्ट्रॉन के वो लॉ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को फॉलो करेंगे, इसलिए हम उसको यूज करेंगे F is equal to m में. तो F is equal to m में हो गया. तो हम आप जानते हैं कि जो हमारे पास फोर्स होते हैं वो किसके इक्वल होती है, QE के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर अप्लाई है. तो इसलिए F is equal to QE होगा. तो वो हमने यहाँ पे लिखा EE. तो यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड की, तो E इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय m हो जाएगा.
तो फिर आपने क्या, और एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, डी वी डिवाइडेड बाय डी टी, और इसको हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड से। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो चूंकि वेलोसिटी है तो यहाँ पर उसकी जो लिमिट्स होगी वो वी आई टू वी एफ होगी, और यहाँ पर जो हमने टाइम के ये जो डी टी डिवाइड हो जाता है आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 0 से लेकर टाइम टी है। तो जब हम इंटीग्रेट किया हमारे पास क्या आ गया, वी एफ माइनस वी आई, और आप जानते ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी उसने कांस्टेंट ली है, और मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी क्या कांस्टेंट, यानी ये सारी टर्म्स क्या होंगी, ये हमारी कांस्टेंट होंगी। तो हमने सिर्फ इंटीग्रेट किसको करना है, डी टी को, जो टाइम हो वो चेंज हो रहा है। तो हमारे पास इंटीग्रेशन के बाद क्या आ जाएगा, इंटीग्रल डी कट जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा टी आ जाएगा। तो अब हमने अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन एट टी इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी भी 0 होगी, सो वी एफ इज इक्वल टू ई इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम डिवाइडेड बाय एम हो जाएगा। द फाइनल वेलोसिटी इज नाउन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और वो इसको हम क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। उसका फार्मूला क्या होगा, ई कैपिटल ई टी डिवाइडेड बाय एम, अगर उसके मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यों बोले, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की जो मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो लेट टी बी एल बी द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड ए बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एज शोन इन फिगर। तो ये उसने बोला ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है और एल इसकी क्या लेंथ है, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में। आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। Let E be the charge on each charge carrier in the conductor, then the total charge inside the conductor is given by NEAL, where N is the number of charge carrier per unit volume. The time taken by the charge carrier to cover distance L is given by। तो ये एक्सप्रेशन जो है ये आपने FSC की बुक में पढ़ा हुआ है, तो इसलिए मैं इसके मजीद डिटेल में नहीं जाऊंगा। टाइम कितना होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, तो टाइम और उसकी लेंथ हमारे पास कंडक्टर की एल, और वेलोसिटी की हमारे पास वी डी यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो करंट हमारे पास क्या होता है, क्यू डिवाइडेड बाय टी, तो टी की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट की। तो आई इज इक्वल हो जाएगा एन ई ए के डिवाइडेड बाय एल डिवाइडेड बाय वी, ये एल है सॉरी ये के नहीं है, तो एन ई ए एल डिवाइडेड बाय एल वी डी, तो एल एल से कट जाएगा, तो हमारे पास आई क्या आ जाएगा, एन ई ए वी डी। तो आई हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, एरिया और एन ई एरिया जब मल्टीप्लाई हो जाके क्या हो जाएगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, आई डिवाइडेड बाय ए हो जाएगा, तो एन ई वी डी हो गया। तो करंट पर यूनिट एरिया हमारे पास क्या होता है, करंट डेंसिटी होता है, तो करंट डेंसिटी यानी जे हो गया। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन गया, एन ई वी डी, तो वी डी हमने एक्सप्रेशन निकाला तो हमारे पास क्या आ गया, जे डिवाइडेड बाय एन ई। तो जे हमारे पास क्या है, करंट डेंसिटी, जिसको हम क्या कहते हैं, करंट पर यूनिट एरिया बोलते हैं। तो यूजिंग 4 इक्वेशन इन 3, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, फिर हमारे पास ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, तो वी डी की वैल्यू हमने पुट की, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ई कैपिटल ई टी डिवाइडेड बाय एम हो जाएगा। तो वी डी की वैल्यू पुट की, जे डिवाइडेड बाय एन ई, और ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाय एम हो जाएगा। फिर हमारे पास ई जो इधर ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, और फिर हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, एन ई स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय एम, और ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल है, ये एक्सप्रेशन हमारा रो के इक्वल है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के मुताबिक। ओम्स लॉ हमारे पास क्या था, E इज इक्वल टू रो जे, ये फॉर्म मैंने ऊपर आपको बताई थी, रो जे। तो E डिवाइड जे डिवाइडेड बाई किसके इक्वल हो जाएगा, फिर
रो के इक्वल हो जाएगा। तो हमने रो लिख दिया और हमारे पास क्या बन गया, एन ई स्क्वेयर टी डिवाइडेड बाय एम। तो रो हमारा किसके इक्वल होता है, ई डिवाइडेड बाय जे, तो इसलिए इसको उल्टा दिया, तो जब ये उलट गया तो ये भी उल्टेगा, तो एम ऊपर आ गया और ये नीचे आ गया। इसको क्वेश्चन नंबर 5 का नाम दे दिया। नाउ रो इज कांस्टेंट ओनली इफ टी इज कांस्टेंट। अब देखिए एम भी कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो भी क्या कांस्टेंट है। तो यानी ई किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो रो कब कांस्टेंट होगा, जब हमारा टाइम भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वेयर अकॉर्डिंग टू 6th एग्जम्पशन independent relaxation time, it is clear that time is independent of velocity। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइम वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, यहाँ पर यहाँ पर एक्सप्रेशन में वेलोसिटी नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर वो क्लियर उसने प्रूव कर दिया कि जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी है। तो ये उसकी एक सक्सेस मिली थी। सेकंड उसकी सक्सेस थी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो हम जानते हैं कि सिग्मा किसके इक्वल इनवर्स होता है, इज इक्वल होता है 1/रो। कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी के उल्ट होती है, अपोजिट होती है। वी सिग्मा इज कॉल्ड अ कंडक्टिविटी, सो इफ रो इज कांस्टेंट द सिग्मा इज आल्सो कांस्टेंट एंड हेंस द फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ J इज इक्वल टू सिग्मा इज वैलिड। वो क्या कह रहा है, वो कहते हैं कि सिग्मा कब कांस्टेंट होगा, जब हमारा रेजिस्टिविटी वो हमारा कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा टाइम है वो उसने कांस्टेंट ली है, कि टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी है। तो ये यानी कि यहाँ पर रो हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। जब रो कांस्टेंट हो गया तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा कांस्टेंट हो गया। तो जब सिग्मा कांस्टेंट हो जाएगा तो ये ओम्स लॉ की फॉर्म क्या हो जाएगी, वैलिड हो जाएगी, क्योंकि जे वो भी हमारा वो यहाँ पर करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये फिर टर्म क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। क्योंकि रो कांस्टेंट है तो लिहाजा सिग्मा भी कांस्टेंट हो जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट है हॉल इफेक्ट। हॉल इफेक्ट को समझने के लिए कि सबसे पहले हमने क्या करेंगे, कंसीडर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो एक कंडक्टर, इसको हमने क्या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इसको रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा एक्स डायरेक्शन है, ये हमारी वाई डायरेक्शन है और ये हमारी जी डायरेक्शन है। तो ये नेगेटिव चार्जेस हैं और ये पॉजिटिव चार्जेस है, ठीक हो गया। Let current density J is along negative x-axis and magnetic field is along positive z-axis, then Lorentz force on charge carrier is given by, तो Lorentz force क्या होगी हमारे पास, F L is equal to Q B V। तो अब वैसे आपने एक्सप्रेशन पढ़ा था Q V B, तो चूंकि हमने जो हमारा V है वो क्या नेगेटिव along x-axis है, तो इसलिए फिर जो वेक्टर प्रोडक्ट में जब हम पोजीशन चेंज करेंगे तो -v किसके इक्वल हो जाएगा, +v के, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो यानी कि हमारा जो v होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इस तरह ये एक्सप्रेशन बनता है, नेगेटिव क्रॉस v क्रॉस b, ये एक्सप्रेशन हो गया v क्रॉस b। तो जब b को पहले लिखेंगे और v को बाद में, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, b क्रॉस v बार हमारा हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा, F इज इक्वल टू Q B क्रॉस V हो जाएगा। तो क्योंकि V हमारे पास है उसकी वैल्यू क्या, Vx, सो हम पुट करेंगे तो Q B Z, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अलोंग Z एक्सिस है और जो V है वो अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस है, लेकिन क्योंकि हमने उसको पहले को वो चेंज कर, इसलिए वो फिर क्या होगा, हम यहाँ पर हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लिया। तो Q B V Z क्रॉस X, तो वो किसके इक्वल आ गया, Y के। तो चूंकि Z क्रॉस X है तो वो किसके इक्वल होता है, -Y के, तो वो माइनस हमने स्टार्ट में लगा दिया। ये आप जानते हैं ये साइकिल होता है हमारे पास। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास X है, यहाँ पे हमारे पास Y है और यहाँ पे हमारे पास Z है, ठीक है।
तो एक्स वाई से चले तो आंसर क्या आएगा, हमारे पास जी आएगा। तो जी क्रॉस एक्स हमारे पास आंसर क्या आया, माइनस वाई आया। So the Lorentz force act on the charged particle along y-axis. Now the force on electron is given by, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स वो किसके इक्वल होती है, एफ ई माइनस बी वाई ई। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ई बी वाई ये हो गया। तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन is along positive y-axis and hence obviously on positive charge carrier along negative y-axis। तो जो हमारे पास फोर्स होगी, जो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स होगी वो हमारे होंगे along पॉजिटिव y-axis, और जो पॉजिटिव चार्ज पे हमारी फोर्स होगी वो क्या होगी, hence on positive charge carry along negative y-axis। इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव y-axis और जो है हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस पे अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। द अपोजिट चार्जेस विल अक्यूमुलेट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मटेरियल। जैसे यहाँ पे हमने शो किया हुआ है कि जो अपोजिट चार्जेस है वो क्या हो जाते हैं, अक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो ये सारे नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे अक्यूमुलेट हो गए, पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे अक्यूमुलेट हो गए। तो आप देख सकते हैं जो नेगेटिव चार्जेस है वो अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस है और जो नेगेटिव चार्जेस है वो अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस है। And hence they will develop an additional electric field which is called the Hall field। एक तो वो फील्ड है जो हमने अप्लाई किया हुआ था, तो लेकिन जो कि क्योंकि ये दो पोल्स बन गए, एक नेगेटिव पोल बन गया और एक पॉजिटिव पोल बन गया, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड खुद अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डेवलप हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्जेस के अपोजिटली चार्जेस के वो एक्यूमुलेट होने की वजह से जो प्रोड्यूस हुआ उसको हम क्या कहते हैं, हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। द डायरेक्शन ऑफ हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, क्योंकि वो नीचे से ऊपर जा रहा है। The accumulation process continue until the Hall force completely balance the Lorentz force। तो जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तब तक ये accumulation वो जारी रहेगी। तो हॉल फोर्स वो इक्वल किसके होगी, लॉरेंट्ज फोर्स के। हॉल फोर्स हमारे पास क्या है, ई एच ई इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका माइनस ई वी बी। ये जो माइनस हमने यूज किया इसलिए यूज किया क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो फिर हमारे पास हो जाएगा ई एच इज इक्वल टू वी बी। तो वो हम जानते हैं कि जो करंट टेस्ट है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, एन ई वी के, और वी से यहाँ पर हमने वैल्यू निकाले, जे डिवाइडेड बाय एन ई हो गया। ये एक्सप्रेशन आपने एफएससी की बुक में आपने डिराइव किया होगा, ये हमने अभी भी ड्राइव किया है ऊपर, वो आप देख सकते हैं। अभी लेक्चर की लेंथ भी काफी बड़ी हो रही है तो इसलिए मैं आप दोबारा नहीं बताऊंगा आपको। तो ई एच हमारे पास है, उसकी वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, जे बी डिवाइडेड बाय एन ई, क्योंकि हमने वैल्यू पुट की ना, तो बी की वैल्यू ये पुट की तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ई एच इज इक्वल टू बी जे डिवाइडेड बाय एन ई। So the Hall field is thus proportional to both the current and the magnetic field। तो आप देख रहे हैं कि जो हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, वो दोनों के प्रोपोर्शनल है। ये हमारी करंट डेंसिटी और बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों के क्या है, प्रोपोर्शनल है। So the proportionality constant is given by, तो वो चूंकि वो आपस में इक्वल है तो फिर हमने क्या करना है,
जो हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो क्या आई थी, ई एच डिवाइडेड बाय जे बी डिवाइडेड बाय एन ई। तो जे बी को उठा के हमने क्या किया, यहाँ पे ले आए। तो अब देखिए ई एच और जे बी, ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो भी क्या, वो हमारा कांस्टेंट है, और जे करंट डेंसिटी वो भी क्या कांस्टेंट है, और मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है। तो ये सारे कांस्टेंट किसके इक्वल हो गए, आर एच के। तो फिर हमारे पास आर एच इज इक्वल टू -1/n ई आया। तो ये आप जानते हैं ये जो माइनस है ये कैसे आया था, ये देखें, ये जो दो फोर्सेस थी, जो हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड था वो हमारे पास फोर्स थी, वो ई कैपिटल ई एच के आया था, और जो लॉरेंट्ज फोर्स थी इलेक्ट्रॉन पे जो लॉरेंट्ज फोर्स किसकी इक्वल होती है, -ई वी बी पे, और जो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स होती है वो होती है +ई वी बी। ई यहाँ से कट जाता है, तो ये जो माइनस है वो साथ साथ चल रहा है, तो ये माइनस से आपने कंफ्यूज नहीं होना। So the Hall field is thus proportional to the both current and the magnetic field। ये दोबारा फिर पुराना आ गया। तो R H किसके इक्वल हो गया, -1/n E। So from the value of R H we can find the number of electrons in a given material। क्योंकि n हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। इन गिवन हॉल कांस्टेंट, और इसको हम क्या बोलेंगे, हॉल कांस्टेंट बोलेंगे। जो आर एच इसको, ये हमारा हॉल कांस्टेंट है। हॉल कांस्टेंट फॉर सब मटेरियल एट रूम टेम्परेचर आर गिवन बाय। तो मटेरियल हमारे पास फॉर एग्जांपल एल आई है, और वो हमारे पास सोडियम है या कॉपर, ये हमारे पास लिथियम है। इसका आर एच हमारे पास क्या होगा, -1.7 × 10⁻⁻10। और ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हमारे पास एन की वैल्यू और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर जो वॉल्यूम और चार्ज हमें पता है, तो ये हमारे पास इसका वैल्यू आ जाएगी आर एच की। तो लिथियम के केस में इसकी वैल्यू आती है -1.7 × 10⁻10। सोडियम के केस में ये वैल्यू आती है, कॉपर के केस में ये, जिंक कैडमियम के केस में ये आती है। तो हर मटेरियल की फिक्स्ड वैल्यू है। चौथी जो अपनी इसकी सक्सेस थी ड्रोड मॉडल की, वो क्या थी, विडमैन Farrow's law। This law states that the ratio of thermal and electrical conductivity of all pure matters is approximately constant at a given temperature। तो ये लॉ क्या कहता है, विडमैन फ्रॉस्ट लॉ, कि जो हमारे पास रेशियो है थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, वो हमारे पास क्या होगी, कांस्टेंट होगी गिवन टेम्परेचर पे। इस प्रोपोर्शन टू द थर्मोडायनामिक टेम्परेचर सो दैट, तो ये हमारे पास किसके प्रोपोर्शनल होगी, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर के। ठीक हो गया। द रेशियो ऑफ थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू द डायनामिक टेम्परेचर एट अ गिवन टेम्परेचर। तो ये हमारे पास क्या थर्मल कंडक्टिविटी है। तो ये हमारे पास इसकी सक्सेस थी, लेकिन ये जो ड्रोड मॉडल था ये कम्प्लीटली ये सक्सेसफुल ना हो सका, बहुत सी चीज़ें इसने ये एक्सप्लेन ना कर सका। तो नेक्स्ट है फेलियर ऑफ ड्रोड मॉडल। तो क्या फेलियर थी जो ड्रोड मॉडल ने पेश आई। द फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल सक्सेसफुली एक्सप्लेन सेम और सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो ये सॉलिड की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी को ये एक्सप्लेन कर रहा था, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल एमिशन, ये सब ये एक्सप्लेन कर रहा था। लेकिन हाउएवर इट फेल्स टू एक्सप्लेन मैनी अदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज such as behavior of solids as conductor, semiconductor or insulator। तो ये solid का एज अ कंडक्टर, solid एज अ सेमीकंडक्टर, solid एज एन इंसुलेटर, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था ड्रोड मॉडल। फॉर एग्जाम्पल इन हॉल इफेक्ट द ड्रोड मॉडल हैज ओनली एक्सप्लेन दैट व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये तो मैं बता रहा था कि जब मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं तो करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या होता है, अपोजिट पोल्स बन जाती हैं, उस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, जिसको हम हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं। दैट इज द रेजिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट बट एक्चुअली द रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। तो आप जानते हैं कि वो जो रेजिस्टेंस है वो टाइम के साथ क्या होती है, इंक्रीज होती है, वो कांस्टेंट नहीं होती। लेकिन जो हॉल इफेक्ट के मुताबिक हमारी जो रेजिस्टिविटी वो क्या आ रही थी, कांस्टेंट आ रही थी। तो लेकिन एक्चुअली में क्या था, जो रेजिस्टेंस वो इंक्रीजेज एज द कंडक्टर इज प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड।
तो जब वो कहता है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड को, जब हम करंट के कंडक्टर को एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड में उन्होंने रखा, एक्सपेरिमेंट किया, तो तब उसकी जो रेजिस्टेंस थी वो क्या हुई, इंक्रीज हुई। इंक्रीज क्यों हुई? क्योंकि जब हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उस पर जो लॉरेंट्ज फोर्स अप्लाई हुई, इसलिए वो उनकी जो कुलिंग वो इंक्रीज हो गई। कुलिंग इंक्रीज होने का मतलब है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई। तो लिहाजा जो ड्रूड मॉडल था वो इस चीज को एक्सप्लेन ना कर सका। तो इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड मैग्नेटो रेजिस्टेंस इफेक्ट। तो सिंपली आप ये भी कह सकते हैं कि हाल जो ड्रूड मॉडल था वो मैग्नेटो रेजिस्टेंस इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में नाकाम हुआ। तो ये था आज का हमारा लेक्चर ड्रूड मॉडल। होप सो आपको समझ आई होगी, आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी मुश्किल हो तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा लॉरेंट्ज मॉडल। ये जो दूसरा मॉडल था ये भी क्या है, ये भी हमारा क्लासिकल मॉडल ही है। तो दो मॉडल थे हमारे पास क्लासिकल, एक ड्रूड था फिर लॉरेंट्ज। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉरेंट्ज मॉडल को डिस्कस करेंगे। देखिए जो फेलियर्स ऑफ ड्रूड मॉडल वो आपको हर बुक में और भी ज़्यादा मिल जाएंगी। तो जो मैंने बुक फॉलो कर उसमें ये वाली फेलियर थी तो मैंने ये एक्सप्लेन कर दी। तो अगर आप बोलेंगे कि ड्रूड मॉडल की और फेलियर एक्सप्लेन कर दे तो वो फिर मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लॉरेंट्ज मॉडल को हम डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह ताला पूरी जो SSP2 की जो कोर्स आउटलाइन है वो हम कवर अप करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।